दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन एग्जाम टाइम श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 11, जिसमें आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, नागरिक शास्त्र के साथ साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गदर्शन एग्जाम टाइम सीरीज राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 11। सबसे पहले हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों देखिए, प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिका शक्तियां किसके अंदर या किस में निहित हैं? तो उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में यानी प्रेसिडेंट में निहित है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित इसलिए दोस्तों मैं नाम ले रहा हूँ, निर्वाचित पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और दोस्तों, इसमें पुडुचेरी विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है। तो याद कर लीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए गए निर्वाचक मंडल में कौन रहते हैं? तो देखिए, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के लिए बनाए गए निर्वाचक मंडल में रहते हैं। प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? ऐसी दशा में जब राष्ट्रपति भी न हो और उपराष्ट्रपति भी न हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की तरह कार्य करते हैं। भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसको प्रदान करता है? तो उत्तर है दोस्तों, राष्ट्रपति को। और देखिए, कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? तो आप जान ही रहे हैं कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न है कि कौन सी अर्हता या क्वालिफिकेशन भारत और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए जो है कॉमन या उभयनिष्ठ होती है? तो सही उत्तर है दोस्तों, न्यूनतम आयु। देखिए, भारत और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। यानी वही व्यक्ति भारत और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति होने के योग्य होगा, या भारत या अमेरिका में जो राष्ट्रपति की आयु संबंधी योग्यताएं हैं वो है 35 वर्ष। यानी चाहे भारत की बात हो या अमेरिका की बात हो, राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है वो है 1,50,000 रुपये प्रति माह। देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो है, भारत का राष्ट्रपति जो है इसका वेतन, मासिक वेतन 1.5 लाख रुपए है और राष्ट्रपति का वेतन जो है आयकर से मुक्त होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान, संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और भत्ते में
किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद द्वारा दोस्तों, और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया है, उसी के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो देखिए सही उत्तर है कि भारतीय राष्ट्रपति को अपने पद से संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों ये है संविधान का अनुच्छेद 61, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति भारत का फर्स्ट सिटीजन या प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है? तो 6 माह तक, क्योंकि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के लिए पद का, जो राष्ट्रपति के पद का चुनाव हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यकाल को या कार्यभार को कब तक संभालता है? तो 6 महीने तक, क्योंकि दोस्तों 6 महीने के भीतर ही राष्ट्रपति के पद का चुनाव हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 72। क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 के अनुसार दी गई हैं। अगला प्रश्न है कि यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना पद छोड़ना चाहें तो वो किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेंगे? तो उत्तर है दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं? तो ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं, संसद द्वारा पारित बिलों को सहमत देते हैं और संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार कौन कौन से हैं? दोस्तों लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों में शामिल है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत जो है मंत्रिमंडल या कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 78, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसे ये देखना है कि वह निष्पक्ष बना रहे। तो भारत का राष्ट्रपति निष्पक्ष होता है, वो दलीय भावना या किसी भी एक दल के जो है पक्षधर से अलग होता है, उससे परे होता है। वो राष्ट्रपति एक निष्पक्ष पद है, क्योंकि ये संपूर्ण राष्ट्र की बात होती है, इसलिए उसे दलीय भावना से मुक्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कि निर्वाचन निर्विरोध हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था? तो ये थे दोस्तों वी गिरी। राष्ट्रपति के बाद अब आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आप जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो है ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान हैं ये भारतीय संविधान में अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। अनुच्छेद 64 और 89 में ये कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसे मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन एक सदन का सदस्य बने बिना ही सदन की अध्यक्षता करता है? तो आप जानते हैं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है, पदेन अध्यक्ष होता है और इसलिए ये राज्यसभा के सदस्य बने बिना ही सदन की अध्यक्षता करता है। हालांकि उसे मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार सभापति होने के नाते उसे प्राप्त है।
अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। तो दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, यानी इसमें निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो हमारी विधानसभाएं होती हैं इनके सदस्य नहीं शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। और उपराष्ट्रपति के संबंध में सही कथन क्या है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दें तो उसकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, लेकिन ये अवधि अधिकतम 6 महीने होती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? तो उत्तर है राज्यसभा और लोकसभा दोनों। दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जो हैं ये उपराष्ट्रपति को पद मुक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ये है राज्यसभा। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वही दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, जिसे वह किसे संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। और जो है राष्ट्रपति अगर जो पद या कार्यकाल के दौरान अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है तो संसद के सभी सदस्यों द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो है राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन होता है। अब आइए देखते हैं मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, भारत में मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? तो भारत में मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री होता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और भारत में संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों, भारत में जो संघीय कार्यपालिका है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आप जानते हैं भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसको कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था कहते हैं, और यहाँ पे कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये प्रश्न आप याद कर लीजिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो आप जानते हैं कि ये राष्ट्रपति में है। भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप किस जो है संविधान में कहाँ पे है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप दिया गया है। अगला प्रश्न है, वास्तव में सभी निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं सभी महत्वपूर्ण निर्णय। देश की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो देश की सुरक्षा के लिए कैबिनेट जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न है, सही क्या है? तो दोस्तों, सही है कि मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है, और 352 जो है आपात उपबंधों से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो उत्तर है दोस्तों 1977 में। और ये कौन सी सरकार थी आप बताइएगा जो गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी 1977 में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री बनने का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे देखिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर, फिर HD देवगौड़ा और उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, ये भारत के प्रधानमंत्रियों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, तो याद रखिएगा। दोस्तों, महान्यायवादी का जो भारतीय संविधान में महान्यायवादी की बात है
ये संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये न तो संसद का सदस्य होता है, न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है। आप जानते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दोस्तों, महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है और महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। हमने पढ़ लिया है कि बिना संसद सदस्य होते हुए भी किसको संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, तो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद से संबंधित प्रश्नों को। देखिए, भारतीय संसद में कौन शामिल होते हैं? तो भारतीय संसद में आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति शामिल होता है। राष्ट्रपति इसलिए कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी जो बिल होता है दोस्तों, इसको जो है अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है और ये संसद का अभिन्न अंग होता है। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? इसको प्रश्नकाल या प्रश्नोत्तर घंटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो ये है अनुच्छेद 118। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि सदन का 17वां हो गया हो तो इसे आहूत करने या दोबारा बुलाने के लिए कौन अधिकृत है? तो राष्ट्रपति होता है। और भारतीय संसद के 2 सत्रों में कितना अंतर होता है? तो 6 माह का अंतर होता है भारतीय संसद के 2 सत्रों में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक 1 साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो आप जानते हैं सदन की बैठकों में जो है 6 माह का, अधिकतम 6 माह का अंतर जो है नहीं होना चाहिए। अधिकतम कितना अंतर होता है? 6 माह का। तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, तो कम से कम 2 बार इसकी बैठकें अवश्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति या कोरम क्या होती है? तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग जो है संसद के सदन की गणपूर्ति होती है। अगला प्रश्न है, संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को किन मुकदमों में बंदीकरण से उन्मुक्ति है? तो दीवानी मुकदमों में दोस्तों संसद अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को मुकदमों में बंदीकरण से उन्मुक्ति या छूट मिली हुई है। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में 0 आवर या शून्यकाल किस देश की देन है? तो ये भारत की देन है। और भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल या 0 आवर का क्या अर्थ होता है? तो उत्तर है दोस्तों प्रश्नकाल और एजेंडा के मध्य का समय शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल दोस्तों भारत की संसद की कार्रवाई में शून्यकाल या 0 आवर ये प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे का वह समय जिसमें कोई कार्य सूची नहीं निश्चित होती है, इसको शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो प्रश्नकाल और अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि को शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये शक्ति संसद को प्राप्त है, भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश करने की। इसके अलावा राज्यों का क्षेत्र और सीमा परिवर्तन और नाम परिवर्तन की शक्ति भी संसद को ही प्राप्त है। भारत के संविधान के अंतर्गत किस नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो सही उत्तर है संसद। और किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? दोस्तों यहाँ पे नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारी का होना और कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना, ये भारत में संसदीय शासन का या संसदीय सरकार की कार्यप्रणाली है। अगला प्रश्न है, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत
लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो कौन आहूत करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा जब संयुक्त रूप में बैठती है, जब जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं तभी लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती हैं। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति। और दोस्तों एक प्रश्न देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? तो दोस्तों संयुक्त बैठक जो है ये साधारण विधेयक के संबंध में होती है। आपको क्लियर कर दें दोस्तों कि अनुच्छेद 108 के द्वारा जो निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया है वो सामान्य विधायन तक ही यानी साधारण विधेयकों के संबंध में ही सीमित है। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) के द्वारा जो है विनियमित होता है। तो याद रखिए, भारतीय संसद में जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है ये साधारण विधेयकों के संबंध में ही है। दोस्तों आप जानते हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वापस करता है तो ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये निलंबित निषेधाधिकार का उदाहरण है। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 123। और राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं तब जबकि संसद का सत्र चालू नहीं होता है और कोई विशेष नियम या कानून बनाना जरूरी हो जाता है तब। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में सही क्या है? दोस्तों सही ये है कि राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो और अध्यादेश का वही बल है जो संसद द्वारा निर्मित कानून का और उसकी मर्यादाएं संसद के अधिनियम के समान ही होती हैं और संसद के दोनों सदनों के पुनः समवेत होने पर उसे उसके समक्ष रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो ये 7.5 महीने की हो सकती है राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि। तो इसे 7.5 माह या ऐसे कहा जाए तो एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी होता है? तो ये 6 सप्ताह तक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न आइए लोकसभा से देखते हैं। दोस्तों लोकसभा जो है भारतीय सदन का जो है भारतीय संसद का निम्न सदन होता है और आप जानते हैं लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। इसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है और लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद यथाशीघ्र अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। दोस्तों लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में दी गई है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और दोस्तों लोकसभा की सदस्यता के लिए भी अनिवार्य शर्तें भी हैं और एक व्यक्ति लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम जो उसकी उम्र है वो 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, यानी लोकसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। प्रश्न है दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल कितना है? तो ये 5 साल है। लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष को अपना इस्तीफा किसे सौंपना पड़ता है? तो लोकसभा के उपसभापति को। वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति क्या है? तो कुल सदस्यों का 10% गणपूर्ति होती है। तो वर्तमान में ये 55 सदस्य है। भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। और लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभियुक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो उत्तर है द्वितीय वाचन के समय लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है। सही क्या है? दोस्तों सही है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो ये सब कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है?
तो समान मत आने पर निर्णायक मत के लिए स्पीकर जो है अपने मत का प्रयोग कर सकता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? तो ये है अनुच्छेद 109। और वित्त विधेयक के संबंध में सही कथन क्या है? दोस्तों, वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 109। अगला प्रश्न है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका अंतिम निर्णय या विनिश्चय अंतिम किसका होता है? यानी किसी विधेयक के धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर करते हैं। दोस्तों, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये लोकसभा में। और अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक वित्त विधेयक को स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? तो ये है अधिकतम 14 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संस्तुति देनी होती है? 14 दिनों के अंदर। और राज्यसभा द्वारा दी गई सिफारिशें लोकसभा पर बाध्यकारी नहीं हैं। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो जाए तो क्या होगा? राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है, जिसे लोकसभा स्वीकार करे या अस्वीकार कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को कितनी सीटें दी गई हैं? तो 47 सीटें हैं। अब राज्यसभा से संबंधित प्रश्नों को, दोस्तों, राज्यसभा जो है ये संसद का उच्च सदन होता है। तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है और इसके सदस्यों की संख्या जो है अधिक से अधिक 250 हो सकती है। और राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में दी गई है। दोस्तों, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के संबंध में सही क्या है? तो दोस्तों, राज्यसभा जो है इसके जो सदस्य हैं भारत में, राज्यसभा के चुनाव के लिए जो है अप्रत्यक्ष विधि प्रयोग की जाती है। और राज्यसभा के संबंध में सही ये है कि इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों, लोकसभा में जो आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की बात थी, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष या उपसभापति। दोस्तों, राज्यसभा का उपाध्यक्ष या उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम जो है कम से अधिक की ओर क्या है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के संबंध में सही क्या है? तो ये विघटित किए जाने योग्य नहीं है, यानी राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? तो ये कहता है अनुच्छेद 83। दोस्तों, अनुच्छेद 83(1) में कहा गया है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है जो कभी भंग या विघटित नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वे किस क्षेत्र से होते हैं? तो ये 12 सदस्य होते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट प्रतिभा के होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी शक्ति केवल राज्यसभा में है? तो दोस्तों, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करने का अधिकार केवल राज्यसभा की शक्ति है, जिसको राज्यसभा की अनन्य शक्ति कहा जाता है। अब आइए समितियां यानी कमेटीज से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या 8 है।
संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समिति है? दोस्तों, संसदीय समितियों में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति ये वित्तीय समितियों के अंतर्गत आती हैं। केंद्रीय प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। और लोकसभा की प्राक्कलन यानी एस्टीमेट कमेटी की समयावधि कितनी होती है? तो 1 वर्ष होती है। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो दोस्तों ये होती है लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको पीएसी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा गया है? तो लोक लेखा समिति को संसद की तीसरी आंख कहा गया है। लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं कितने समय के लिए? तो ये दोस्तों 1 वर्ष के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों का निर्वाचन होता है। कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम मनोनीत कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और लोक लेखा समिति में शामिल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? तो लोकसभा को सौंपती है लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन। तो ये था दोस्तों विभिन्न समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक सक्रियता से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, जो न्यायपालिका है, भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। आप जानते हैं उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। और देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित जो विधि निर्माण की शक्ति है वो संसद को है। तो प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संरचना का वर्णन किया गया है? ये है अनुच्छेद 124। भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन है? तो ये है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जस्टिस की व्यवस्था की गई है? तो ये है अनुच्छेद 127। और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को या उसके ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाया जा सकता है। कॉलेजियम शब्द का संबंध किससे है? दोस्तों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है कॉलेजियम। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करके कितनी निश्चित की गई है? तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश यानी 31 न्यायाधीश टोटल हैं। और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित प्रतिवेदन या समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और दोस्तों, भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ये आपके लिए एक प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो दोस्तों, ये है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष निर्धारित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 124 है। दोस्तों, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की आयु 65 वर्ष होगी 124(2) के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। दोस्तों, भारतीय संविधान या संविधान का रक्षक और संरक्षक किसे कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। और देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी इसका निर्णय कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश इसका निर्णय करता है राष्ट्रपति की स्वीकृति से। यानी सर्वोच्च न्यायालय अपनी बेंच दिल्ली के अलावा कहीं और भी बना सकती है।
अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के अधिनियम द्वारा। देखिए, सबसे पहले उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था मूल संविधान में की गई थी और बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखकर 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। 1960 में ये संख्या बढ़ाकर 14 की गई, 1978 में 18, 1986 में 26 हो गई और 2008 में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 करने का फैसला किया गया है। तो अब जो है 30 मुख्य न्यायाधीश और 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो दोस्तों, विधि का शासन जो है ये न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। अगला प्रश्न है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार राष्ट्रपति को है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करता है अपनी किस अधिकारिता के अंतर्गत? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन रहे हैं? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्तियों में MC महाजन, S मुखर्जी और PN भगवती शामिल रहे हैं। अगला प्रश्न है, संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है किंतु ये संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में कहा था? तो दोस्तों, ये था केशवानंद भारतीवाद 1973। याद रखिएगा, मूल ढांचे का सिद्धांत या मूल ढांचे का विचार सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद में प्रख्यापित किया था। अगला प्रश्न है, किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो दोस्तों, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान समीक्षा के लिए बनाई गई नवीनतम या अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है, संविधान समीक्षा के लिए जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष जस्टिस वेंकट चलैया थे। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग कौन करता है? तो उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के जो हैं ये अधिकार या उपभोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 251 और 254 के तहत प्राप्त होती है, जिसके द्वारा ये कहा गया है न्यायिक पुनरावलोकन में कि संसद द्वारा पारित कानूनों और न्यायपालिका द्वारा अपने दिए गए निर्णयों में यदि कोई दिक्कत होती है या कोई समस्या है तो उसको वो पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन कर सकती है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता को निर्धारित करने की न्यायालयों की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। अगला प्रश्न राज्यपाल और उपराज्यपाल से संबंधित है, आइए देखते हैं। दोस्तों, राज्यपाल जो हैं किसी राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, किसके द्वारा आपको बताना है, ये आपके लिए प्रश्न है। राज्यों में जो भारत के राज्यों में राज्यपाल होते हैं दोस्तों, आप जानते हैं, और राज्यपाल का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान के अंतर्गत किया गया है और ये कहा जाता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राज्यपाल होता है। जैसे संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। दोस्तों, प्रत्येक राज्य में एक ही राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 35 वर्ष है दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति ऐसे तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 5 वर्षों की अवधि के लिए, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो प्रश्न देखते हैं, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल तो ये नियुक्त होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो हाँ, नियुक्त किया जा सकता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है, किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में, और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से ही भारत में जो है अपनाई गई है। न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है? तो न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना, यानी न्यायपालिका द्वारा सक्रिय रूप से का सरकार द्वारा दिए गए आदेशों या उसके लापरवाही या जो है आलस के कारण जो कार्य नहीं कर रहे हैं उसके संबंध में उसकी समीक्षा करके उस पे आदेश देना। भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? तो दोस्तों, किसी राज्य विधि की संवैधानिकता को या संवैधानिक वैधता को चुनौती उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दी जा सकती है। भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है? तो दोस्तों, दोनों जगह एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय है जो कि संविधान की व्याख्या करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का शक्ति देता है? तो ये है अनुच्छेद 148। तो याद रखिएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो आप जानते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की प्रथम प्रजा कौन है? तो दोस्तों, कर्नाटक की प्रथम प्रजा राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है? तो दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 153। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को कौन ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति ग्रहण करता है। और यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनेगा? दोस्तों, राष्ट्रपति जिसे भी मनोनीत करे वो किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु पर जो है राज्यपाल बन सकता है। अगला प्रश्न है, एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में क्या सही है? तो दोस्तों, वो अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसी प्रांत के राज्यपाल को तो कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार यानी विशेषाधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, महाधिवक्ता की और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? तो ये है दोस्तों, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों, विधानमंडल का सत्र जब नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल को ऐसा लगे तत्काल कार्रवाई या कानून की आवश्यकता है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल अथवा पारित किसी भी अधिनियम का है। और ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर जो है विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाएगी। तो देख लीजिए, अध्यादेश जो है दोस्तों, जो राज्यपाल जारी करता है उसकी अवधि 6 सप्ताह जो होती है उस अध्यादेश की वैधता की अवधि है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्यपाल जो है जब विधानसभा सत्र में नहीं होती है और कोई कानून आवश्यक हो जाता है तो उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है जिसकी वैधता 6 सप्ताह तक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है? तो ये है अनुच्छेद 200। और दोस्तों, किस आयोग ने राज्यपाल पद के समाप्ति की अनुशंसा की थी? तो राजमन्नार कमेटी। दोस्तों, राजमन्नार कमेटी ने राज्यपाल यानी गवर्नर के पद को समाप्त करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? तो उत्तर है, राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन करता है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है उनके लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो उनके लिए विधि का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं? तो कुल 20 सीटें आवंटित हैं केंद्र शासित प्रदेशों को।
संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 13 सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों। अब आइए देखते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति क्या कर्तव्य है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना और विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में सूचित करना, ये मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये है अनुच्छेद 167। दोस्तों अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख जो है मिलता है। अगला प्रश्न है कि सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली बार कब बनी थी? तो ये था वर्ष 1995 जब सुश्री मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री पहली बार बनी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत किस राज्य का वर्णन नहीं है? तो दोस्तों अनुच्छेद 371 में कुछ विशिष्ट राज्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, उसमें तमिलनाडु शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी थी? तो ये था उत्तर प्रदेश, और आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है। ये देखिए टीडीपी, तो टीडीपी दोस्तों आंध्र प्रदेश में यानी तेलुगु देशम पार्टी। इसके अलावा टीएमसी जो है ये पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है। डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दोस्तों तमिलनाडु में जो क्षेत्रीय दल है, और बीजेडी यानी बीजू जनता दल ओडिशा में है। अब आइए देखते हैं विधानसभा और विधान परिषदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए किस राज्य में 2 सदनीय व्यवस्थापिका है? आपको बताना है दोस्तों कि किस राज्य में 2 सदनीय व्यवस्थापिका है। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में 7 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, और इनमें कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू हैं। तो देखिए यहाँ पर जम्मू दोस्तों, अब जम्मू और लद्दाख जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? ये 500 हो सकती है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? 403 है। राज्य विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी जो है राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है। दोस्तों बैठक के लिए विधानसभा के लिए गणपूर्त या कोरम कितना होता है? तो सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग बैठक के लिए कोरम होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 क्या सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 में दोस्तों भारत जो है राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का जो 333 अनुच्छेद 333 के तहत था, केंद्र और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का जो प्रतिनिधित्व था, इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष की। और किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाया या समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं। विधानसभा और विधान परिषद जो है ये सभी राज्यों में नहीं है। दोस्तों विधान परिषद जो है संबंधित विधानसभाओं की या संबंधित राज्य की विधानसभाओं की सिफारिश पर संसद द्वारा विधानसभाओं को जो है बनाया भी जा सकता है और इसको समाप्त भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। और विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य। अब आइए देखते हैं केंद्र राज्य संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो ये है भाग 11। और किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है?
तो ये है सरकारिया आयोग। दोस्तों, सरकारिया आयोग RS सरकारिया यानी न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति और संरचना से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 169। किसे भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, इसे समाप्त अवश्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार कौन होते हैं? तो जैसे केंद्र सरकार के विधिक सलाहकार अटॉर्नी जनरल होते हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार के विधिक सलाहकार एडवोकेट जनरल होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उच्च और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो उत्तर है, भारत के उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध कदाचार या अयोग्यता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्य में जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य का राज्यपाल। जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? दोस्तों, ये है अनुच्छेद 233, जो जिला जज की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। और किस उच्च न्यायालय के सेवा अधिकार में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं? तो ये है कोलकाता हाई कोर्ट के अधिकारिता के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग किसके बीच संबंधों के पुनरावलोकन के लिए बनाया गया था? तो दोस्तों, ये है केंद्र राज्य संबंधों के बीच पुनरावलोकन के लिए सरकारिया आयोग बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य व्यवस्थापिकाओं में विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाते हैं? तो ये है अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 249। दोस्तों, इसके तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 249 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? राज्यसभा के अधिकारों से। और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश में या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो किसी भी राज्य की सहमति के बिना भी संसद संपूर्ण देश या भारत के लिए कानून बना सकती है। प्रश्न है दोस्तों, संघ सरकार का राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने का मतलब क्या है? तो ये है केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो ये है अनुच्छेद 256 से 263। अब आइए वित्तीय विवरण और वित्त आयोग से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों, बजट शब्द किस शब्द से बना है? तो उत्तर है, बजट शब्द बूजट शब्द से बना है, जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है थैला। अगला प्रश्न है, बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। बजट कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्री बजट तैयार करते हैं। दोस्तों, भारत में बजट निर्माण में कौन संलग्न होता है? तो वित्त मंत्रालय, योजना आयोग पहले था, अब नीति आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये बजट निर्माण में संलग्न रहते हैं। दोस्तों, प्रश्न है कि यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को क्या कहा जाएगा? इसको संतुलित या बैलेंस बजट कहा जाता है। भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करता है कहाँ पर? तो दोस्तों, लोकसभा में। बजट स्वीकृति के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो बजट स्वीकृति के लिए संसद जिम्मेदार होती है। भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर अपनी किस समिति के द्वारा नियंत्रण रखती है? तो लोक लेखा समिति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, बजट के लेखा परीक्षण पर लोक लेखा समिति के द्वारा जो है नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न है, किसे कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है? तो प्रत्यानुदान को कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, धन अनुदान के लिए। दोस्तों, धन अनुदान के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था? तो ये था वर्ष 1999, जिसको ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है और ये 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग के बारे में दोस्तों सही कथन क्या है? तो इसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देखिए, इसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। ये भारत में वित्तीय संघवाद का संतुलन चक्र है और संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ये स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अब तक गठित वित्त आयोगों के अध्यक्ष पद पर कौन रहे हैं? तो देखिए, संथानम, A.K. चंद्रा और डॉक्टर राज मन्नार वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, आपको बताना है, एक प्रश्न है कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को। और अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत में संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने देखा एग्जाम टाइम श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर LT ग्रेड, इसके साथ ही साथ दोस्तों सामान्य अध्ययन की राज्य व्यवस्था खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, एग्जाम टाइम श्रृंखला जो हम टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए विशेष रूप से चला रहे हैं, इसका ये 11वां भाग था और इसमें केवल एक भाग और बचा है, 12वां भाग। उसके बाद ये जो मार्गदर्शन एग्जाम टाइम श्रृंखला है क्विक रिवीजन की, ये समाप्त हो जाएगी। तो इसके अगले भाग के लिए हमसे जुड़े रहें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।